ठीक है, ओके। प्लीज बच्चों, आज की क्लास में भी ज्यादा लिखने का काम नहीं, रजिस्टर अभी अलॉट होंगे आप लोगों को, ठीक है जी, तो उसी में लिखना है, बट अभी लेकिन ठीक है, पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स को। एक बार दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अपने इकोनॉमिक्स की। 11th में भी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी, ठीक है जी। अगेन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको लेकर हमारे को भाई क्या कहते हैं, चीज़ों को समझना है कि हम लोगों ने 11th में क्या चीज़ें छूट गई हमसे, क्या हमें बेटर करनी है। पहली बात, सबको यहाँ पे बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो कहाँ से लिया गया था, बोलो भाई, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया था? ग्रीक लैंग्वेज। ईमानदारी से बताओ किस किस को याद नहीं था, ये वाली बात नहीं थी? सबको याद थी कि इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया था? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का क्या वर्ड था, बोलो भाई? ओइकोनोमिया। याद है क्या नाम था इकोनॉमिक्स का ग्रीक लैंग्वेज में? ओइकोनोमिया। देन अब ओइकोनोमिया का हम लोगों ने वहां पे मीनिंग सीखा था 11th क्लास में, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या मीनिंग सीखा था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है जी, क्या मीनिंग सीखा था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, जो भी 11th क्रॉस करके आ रहे हैं, तो उनको सबको पता है कि गौरव सर आपने या आपके किसी भी टीचर ने, चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं पर भी, उन्होंने सबने सिखाया होगा आपको कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब था कि हाउस में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हाउस में जो भी क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन मैनेजमेंट क्या करवाता है? उनका सॉल्यूशन। क्या मैनेजमेंट क्या करवाता है? उनका सॉल्यूशन। याद है सबको, है ना? तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो इकोनॉमिक्स मींस, बोलो, स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन, स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, solution about the economic problems which arise in an economy, which arise in an economy। हाँ जी, आगे डैश को कंप्लीट करना जरा। which arise in an economy due to scarcity of resources। सबको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि भैया हम लोगों ने, गौरव सर ये तो आप 11th की इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ा रहे हो, ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों मैं 11th की इकोनॉमिक्स नहीं, बस मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स का मीनिंग दोबारा याद दिला रहा हूँ कि पूरे 12th के अंदर भी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं अगर सिंगल मार्क की डेफिनेशन दोबारा से आ जाए ना इकोनॉमिक्स की, जो हमने 11th में सीखी थी, वो हमें याद होनी चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए। मीनिंग याद आ गया सबको? डन। और इकोनॉमिया को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है जी, याद होगा, बोलो भाई, माइक्रोज और मैक्रोज। ठीक है जी, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर माइक्रोज और, नया नाम सुना है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। तो इकोनॉमी कितने भागों में बटेगा? 2। आकांक्षा कौन कौन से नाम है बोलो? माइक्रोज एंड मैक्रोज। माइक्रो को आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया, जिसने आपको स्टडी करवाई इंडिविजुअल बिहेवियर। किसकी स्टडी करवाई? इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है जी। जबकि जो मैक्रो है, जो क्या है? मैक्रो है, वो आपको स्टडी करवाने वाली है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। कि कोई भी ऐसी चीज जो किस लेवल पर पढ़ी जाए? इंटायर इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ी जाए, वो किसका विषय बन जाती है? मैक्रो का। पिछली क्लास में भी समझाया था, ओरिएंटेशन वाली क्लास में भी, कि आप पॉवर्टी की बात करते हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, ठीक है कि नहीं?
किसी भी चीज की बात करो जो अगर पूरी कंट्री के लेवल से जुड़ता हुआ है तो किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। ठीक है कि नहीं, क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? डन। अब यहां पे हमारे को 3 आंसर ढूंढने हैं। एक सबको पता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या नाम था, एडम स्मिथ, याद है ना। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाएगा? अगर एडम स्मिथ लिखते हो तो वो तो इकोनॉमिक्स के फादर हुए। किसके फादर हुए, इकोनॉमिक्स के फादर हुए। इसी तरीके से फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाएगा सर, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाएगा? मैं आप लोगों को ये सब इतना डीप में वापस से लेके चल रहा हूं क्योंकि 12th क्लास है और ये कल जो आए हुए पेपर है। ठीक है जी, डन। आप लोगों ने मेरे स्टेटस से देख लिया होगा, जिनके पास स्टेटस है, मेरा नंबर सेव्ड है, उन्होंने स्टेटस देख लिया होगा। नहीं देखा स्टेटस? जिन्होंने देख लिया होगा स्टेटस उनको पता लग गया होगा कि हमारे स्टूडेंट्स का कैसा गया इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है जी, पेपर जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी करेगी, मैं 11th की पहली क्लास से 12th की आखिरी क्लास तक आपको ये बोलूंगा, सेल्फ स्टडी से बड़ा तोड़ कुछ नहीं है। गौरव सर तब तक कुछ नहीं कर सकते, या गौरव सर की जगह कोई भी कुछ तब तक नहीं कर सकता जब तक आप लोग खुद मेहनत करने के मूड में नहीं हो। म्यूचुअल कंसेप्ट है ये टीचिंग। आई एम द टीचर, यू आर द लर्नर। तो आपको लर्न करने के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, सेट स्कूल में, वहां की जो 2 स्टूडेंट है, 3 कहूंगा, एक आयुषी, एक भारती है, और एक है क्या कहते हैं, गौरव। और अपने यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे, प्रियांशु, रिया, कनिका मित्तल, नंदिनी, और क्या कहते हैं, चेतन, बहुत सारे नाम है यहाँ पे। तो सबको मैंने एक ही चीज बोली थी, सेल्फ स्टडी। और उन सबका यही था कि सर हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन हुए जो हमारे नोट्स में है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नोट से बाहर आया हो। लेकिन उसमें मैं अपने आप को क्रेडिट देने की बजाय उनको क्रेडिट दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। अभी जाते समय आपको ये पेपर भी थोड़ा दिखाऊंगा कि आप लोग हिंट कर सके। ठीक है, तो हमारे को 3 नामों को कंफर्म करना है। ये तो सबको पता है भैया। हाँ जी, माइक्रो, एनी गेस? हाँ बोलो, एक बार जोरदार तालियां पीयूष के लिए। अल्फ्रेड मार्शल, पढ़ा सबने था नाम इसका, अल्फ्रेड मार्शल का, लेकिन याद किसी को नहीं होगा सर, अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, मैक्रो के फादर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, टॉपिक अभी मैक्रो, तो इसलिए पता भी नहीं है। ठीक है, बट इसके साथ हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है जी, डन। और मैक्रो के फादर कहा जाएगा प्रोफेसर जे एम कीन्स को। किसको कहा जाएगा बोलो भाई? जे एम कीन्स, जॉन मैड्रिड कीन्स, बट आपको शॉर्ट में याद रखना क्या, जे एम कीन्स। मैंने यहाँ पे फादर के नेम इसलिए लिखवाए क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन और एक इवैल्यूएशन कराना चाहता हूँ। आप लोगों ने 11th क्लास में, सिंगल कॉमोडिटी केस पढ़ा, डबल कॉमोडिटी केस पढ़ा, यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, TUMU, याद है? वो सारा कंसेप्ट जो था ना, वो बेसिकली किसके थ्रू था, अल्फ्रेड मार्शल। फिर जाके समय के साथ उसमें कोई ना कोई एडिशन, कोई ना कोई माइनस होते रहे। जैसे कि जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक आया था, किसका टॉपिक आया था, वो किसका था, याद करो, हिक्सन एनालिसिस, याद आ रहा है? डबल कम्युनिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसने दिया था, याद करो, प्रोफेसर एच गॉसेन, याद आ रहा है? ये सब नाम आपने लिखे जरूर हैं, वो याद कर रहा थोड़ा बहुत, ठीक है, कनेक्शन होता है। बट उन सबने ने क्या करा है कि अल्फ्रेड मार्शल की जो अप्रोच है ना, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के साथ क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो ये है। ठीक है जी, डन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो हमारे को सबसे पहले सीखना है उसकी तरफ लेके चल रहा हूं, 12th को शुरू करने से पहले।
ठीक है, क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई मेरे को कहाँ पे आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बनता है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, क्योंकि अगर आप जो टॉपिक या जो बुक आप पढ़ने वाले हो तो उसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सबको ही पता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो किस लेवल की बात करेगी, नेशनल लेवल के जो टॉपिक है, और जनरली कंप्लीट करो नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, यानी कि इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात करेगी। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसका जो पूरा फोकस रहेगा ना वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसके ऊपर फोकस रहेगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, फोकस, या मीनिंग भी बोल सकते हो या फोकस बोल सकते हो। ठीक है जी, फोकस ऑन नेशनल इनकम, फोकस ऑन इंडिविजुअल वेलफेयर। ठीक है जी, अब ऑफ कोर्स सी बात है, ये अगर किसी इंडिविजुअल पे फोकस कर रही है तो इसका जो स्कोप है वो क्या हो गया, नैरो, इसका स्कोप हो गया वाइडर। ठीक है जी, डन। डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, लॉजिकल बात है। जब मैंने ओरिएंटेशन में भी आप लोगों को बताया था याला कि माइक्रो में हम लोगों ने दो प्रकार की डिमांड पढ़ी थी, बताना कौन कौन सी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, सबको याद आ रहा है। तो जो माइक्रो के टूल हैं, यहाँ पे आप लोग इसको हेडिंग भी, ये हेडिंग भी बना सकते हो, टूल, क्या हेडिंग बना सकते हो, टूल्स। ठीक है जी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। आपको याद होगा आप लोग का आखिरी चैप्टर भी क्या था, डीडी, याद आ रहा है, एसएस, इक्विलिब्रियम, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, याद आ रहा है। तो यहां पे जो आपके टूल्स वर्क करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई वर्क करते हैं। लेकिन जो मैक्रो की बात आती है तो मैक्रो में जो टूल्स हैं वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे किसी एक की बात करनी नहीं है, यहाँ पे बात करनी क्या, पूरी इंटायर इकोनॉमी की। किसकी बात करनी है, इंटायर इकोनॉमी की। ठीक है जी, डन। अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिविजुअल ग्रोथ, नाम से क्लैरिटी है। जो मैक्रो है वो पूरी कंट्री की इंटायर इकोनॉमी की ग्रोथ पर फोकस करेगा। किस पर फोकस करेगा, इंटायर इकोनॉमी की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी देर ऊपर पहले बता दिया कि किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेगा, इंडिविजुअल। आपके लिए कोई नया पॉइंट नहीं है ये वाला। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक प्रमोट करती है एग्रीगेट डिमांड को एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि भैया पैसा बचाओ। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और इसको हम लोग पढ़ेंगे पैराडॉक्स के नाम से। किसके नाम से पढ़ेंगे, मैं इसको आगे लेके चलने से पहले ना समझा ही देता हूं कि क्या है ये। पहले तो बताओ पैराडॉक्स का मतलब पता है सबको, एक मिनट, जो एक किसी के लिए सही है और दूसरे के लिए गलत है। आप कुछ कहना चाह रहे थे पैराडॉक्स के बारे में, वाइस वर्सा, हाँ भाई इसका उल्टा, यानी कि डन। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कि किसी एक चीज जो जहां पर सही है बट दूसरे के लिए वो गलत हो जाए। ठीक है जी, अब इसको एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, आने वाले टाइम पे हम लोग इसके नोट्स में जब नोट्स बनाएंगे तो वहां पे लिखेंगे। गौरव सर, अगर गौरव सर का डिस्कशन हो रहा है तो किसमें आएगा, माइक्रो में मैक्रो में, माइक्रो में आएगा। गौरव सर अपनी इनकम का 60% हिस्सा बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। तो गौरव सर के लिए अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है सर, अरे पैसा बचा रहे हो दवा दवा, बैंक अकाउंट है ना। लेकिन अब सोचो इकोनॉमी के लेवल पर, किसके लेवल पे सोचो, अगर पूरी इकोनॉमी में, अगर पूरी इकोनॉमी में हर व्यक्ति अपनी इनकम का 60% बचाना शुरू कर दे या 70% बचाना शुरू कर दे तो इसका मतलब वो खर्चा क्या कर देगा, जब वो खर्चा कम कर देगा तो सामने वाले को इनकम, जब सामने वाले को इनकम कम मिलेगी तो वो भी खर्चा, जब पूरी इकोनॉमी में खर्चा ही कम हो जाएगा, इनकम ही कम हो जाएगी तो पॉवर्टी, और जब पॉवर्टी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमी ग्रो करेगी या डाउन चली जाएगी। अब नोटिस करो, जब तक गौरव सर पैसा बचा रहे थे तब तक कितना अच्छा लग रहा था, अरे अपनी इनकम का 60% क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी ने पैसा बचाना शुरू करा तो क्या भयानक सिचुएशन आ गई सर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, पॉवर्टी बढ़ गई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया, बढ़ नहीं गया सर, गिर गया, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई। तो इसी चीज को यहां पे क्या कहा जाएगा, पैराडॉक्स। क्या कहा जाएगा कि जो स्टेटमेंट कहां पे सही लग रही थी, सेम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट मैक्रो। ठीक है जी, डन, ओके। उसके बाद एक और मैं इमेज निकालता हूं, एक आधा पॉइंट ना और थोड़ा डिफरेंशिएट वाला मिलेगा ना, तो उसमें मैं आप लोग को अभी हैंड टू हैंड समझा दूंगा ना, क्योंकि फिर बाद में रह ही जाती है चीजें।
इसमें देखिए कोई ये वाला पॉइंट और ऐड करेंगे हम लोग। बच्चों ध्यान रखना, भी थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी भी जस्ट 11 से शिफ्ट होकर आए हैं हम लोग, है ना। क्यों इतना टेंशन? अरे बुरा मान गए तो पिक्चर, अच्छा ऐसी बड़ी में ही रहेगा क्या? अच्छा मैंने मुझे एक्सपेंड कराया क्या? ओके, क्या करूं? हाँ, यही होता है ना, गरीब आदमी के हाथ में कुछ लग जाए ना चीज महंगी सी, तो वो पचा नहीं पाता। अरे यार ये तो तू क्या बोल रहा है? ओके चलो चलो देखो, इसमें एक दो पॉइंट समझ लेते हैं जो हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला। एक तो ये वाला पॉइंट देखो सर, ये वाला पॉइंट, हाँ बस ये वाला पॉइंट, बाकी पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हम लोग डिस्कस, ठीक है। जो पूरी 11th क्लास में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी उसका अगर ध्यान से नोटिस करो तो फोकस क्या आता है? प्राइस एनालिसिस। आप लोगों ने जो अपनी आखिरी यूनिट पढ़ी थी, आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी सर। वो अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई यहां पर जहां पे कट कर रहे थे तो उसका पर्पस क्या था? इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करना। क्या सेट करना? तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग जब नोट्स बनाएंगे, वीडियो से भी बना सकते हो, घर पर जाके तसल्ली से बना लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलरली फोकस कहां पर है? प्राइस एनालिसिस पे। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलो विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट द प्राइस एनालिसिस, तो आप लोग का आंसर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आकांक्षा, क्या नाम आएगा बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्राइस एनालिसिस की बात करती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, तो मैक्रो कहती है कि भैया हमारे को फोकस करना है लोगों की इनकम पे, पूरी पूरी मैक्रो इनकम पर बात करेगी। तो जो इनकम एनालिसिस की बात होती है ना सर, वो कौन सिखाती है? मैक्रो सिखाती है, ठीक है। 3-4 पॉइंट वहां से, एक पॉइंट यहां से, आपके पास 5-6 पॉइंट हमेशा तैयार होने चाहिए कि जो आप बता सको किसी को भी कि माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है। डन, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा उसके बाद माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, इसको हैंड टू हैंड क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं क्योंकि अगर ये आ जाए पेपर में तो हमारे को पता हो, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या हुआ? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मींस दैट सिचुएशन where one statement is true at, बोलो, true at micro level but that same statement may not true at macro level। याद रहेगी लाइन, बहुत सिंपल सी है। कोई ये इंसानों पे भी तो अप्लाई होता है, ये चीज इंसानों पे भी अप्लाई होती है। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया? भगवान शाम का वक्त है, भगवान शाम का वक्त है। वो एक मीम नहीं था, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है कि नहीं? मैंने किसी का मर्डर कर दिया,
और मैंने उस बंदे का मर्डर इसलिए करा क्योंकि उसने किसी प्रकार का मेरे परिवार के साथ कुछ गलत किया था। करेक्ट है जी। मेरे पिताजी को मारा था, जैसे हिंदी पिक्चर देख के बड़े हुए सर, मेरे पिताजी को उसने मार दिया था। पिताजी जब वो मर रहे हैं तो पिताजी मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा बड़ा होके। तो बड़ा हो चुका हूं मैं, इससे ज्यादा बड़ा क्या ही होगा, है ना। तो मैं मौत का बदला लेने पहुंच चुका हूं। मैंने मौत का बदला लिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन सामने वाले के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग गलत है। ये भी क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया। किसी के घर में कोई भूखा बैठा हुआ व्यक्ति, तो वो उस घर का मेल मेंबर या फीमेल मेंबर घर कहीं से जाके कोई चोरी करके खाना वाना लेकर आता है और वो खिलाता है अपने घर वाले को, उसके अकॉर्डिंग वो सही है। लेकिन दुनिया ने जिसको उसको देखा चोरी करते हुए, उसने पीट दिया दुनिया ने उसको पकड़ के। दुनिया के हाथ साफ करने के चक्कर में यार बड़े दिन हो गए, मारा नहीं किसी को। एक बंदा चोरी कर रहा था, ये निखिल है ना, ये वहीं खड़ा हुआ था, इसने देखा चोरी कर रहा है कोई बंदा, इसने पीट दिया। इसके घर वाले ने इसको पीटा था, रिजल्ट आया ना भी 11th का, इसके घर वाले ने इसको पीटा था, इसने उसको पीट दिया, है कि नहीं। तो पॉइंट ध्यान रखना, जो पैराडॉक्स है ना वो हर जगह अप्लाई होता है। पैराडॉक्स जो है वो क्या अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। देन इसका एक एग्जांपल ऐड कर देंगे आप लोग। फॉर एग्जांपल, when an individual person save more and more of his income then it is good for him, but ठीक है जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन सेव करता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बड़ी प्रोस्पेरिटी की बात है। किसकी बात है, प्रोस्पेरिटी की बात है सर, कि भैया आगे उसके पास पैसा होगा, इमरजेंसी में काम आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल सकते, ठीक है कि नहीं। बट व्हेन एंटायर इकोनॉमी, क्या वर्ड आ गया, एंटायर इकोनॉमी start saving more income, then it leads to हाँ जी, जब इकोनॉमी में लोग पैसा ज्यादा सेव करना शुरू कर देंगे तो खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इट लीड्स टू रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ इकोनॉमी, एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जब भी कभी किसी इकोनॉमी का इन एक्सपेंडिचर का लेवल ही कम हो जाएगा तो ये सिचुएशन उस इकोनॉमी के लिए ना डिजास्टर से कम नहीं है। आप याद करो कोविड में सबके खर्चे, और सर कितने लोगों को जॉब से निकाला गया था। एक इंसिडेंट याद है आप लोगों को, जब कोविड के अंदर लोगों की इनकम कम हो गई, खर्चे कम हो गए, तो जो दिल्ली में लेबर काम करती है, क्या काम करती है, लेबर। बीइंग इकोनॉमिक्स टीचर मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं कि दिल्ली को अगर कोई चला रहा है ना, दिल्ली की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स में नहीं बोल रहा हूं, दिल्ली की इकोनॉमी को अगर कोई चला रहा है तो दिल्ली की लेबर है। और ये लेबर कहां से आई हुई है सर, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। एग्री करते इस बात से। तो उस समय में अगर आप लोग का थोड़ा भी मतलब दिमाग अवेयर था, कोविड के टाइम पे अगर आपको थोड़ी मेमोरी याद हो, तो बहुत सारी लेबर ने ना जब उनको काम नहीं मिल रहा था ना, पैदल ही दिल्ली छोड़ के जाना शुरू कर दिया था। कुछ याद है, ऐसी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, पैदल छोड़ के जाना शुरू कर दिया था। बॉस सोनू सूद था उस वक्त, उसने बड़ी मदद करी थी, ठीक है कि नहीं। एक जब आप लोग थोड़ा 12th क्रॉस करेंगे तो एक ना व्यापारिक लाइन में एक लाइन यूज की जाती है,
कि अगर जो दिल्ली की जो मशीनरी है ना, उसमें जो दिल्ली के अंदर जो लेबर है ना, वो ऑयल का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ऑयल का मतलब क्या काम होगा कि जब तक ऑयल सही है तब तक मशीन चल रही है, अगर ऑयल रिलीज हो गया तो मशीन खराब होनी शुरू हो जाएगी सर। और ये दिल्ली के लिए अप्लाई होता है। आप दिल्ली में चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, आप पुरानी दिल्ली चले जाओ, आप नई सड़क चले जाओ, आप आजादपुर मंडी चले जाओ, आप किसी भी जगह चले जाओ, बड़ी काम कौन कर रहा है? मालिक या लेबर? देख कर उठा उठा के, जी साहब कहाँ छोड़ने। आप समझ रहे हो? मालिक तो लाला हुआ बैठा है, उसका पेट ऐसे हो रहेगा, हाँ कितना, इतने से भाव नीचे नहीं आएगा। वो तो लाला हो चुका है ना, जो मालिक है उसका पेट बाहर आ रखा है बैठे बैठे गल्ले पर। आप समझ रहे हो? उसकी बस की नहीं है सर चलना। उसने यहाँ पे सोने की चेन डाल रखी है, ठीक है कि नहीं, और पर्स है अच्छा खासा पैसे का। लेबर है सर जो दिल्ली को चला रही है, ठीक है। तो दिस कैन बी डिजास्टर, दिस कैन बी डिजास्टर फॉर इकोनॉमी because it leads to लीजिए सर, ये है आप लोग का माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो चैप्टर शुरू करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो बताता हूँ। एक बार गो थ्रू कर ले भाई जो भी हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा छोटा कर देते इसको। अच्छा 2 पेज से, चलिए पहला वाला पेज कवर कर लिए। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, है ना। ये तो मैं आप लोगों से पूछना ही भूल गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताना जरा। इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वजह क्या? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी बेसिक भाषा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। या स्कार्सिटी के 3 रीजन पढ़े थे 11th क्लास में, बोलो। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सबको याद होगा, ये बेसिक बातें थी, ठीक है जी, डन। फादर वाली बात हो गई, माइक्रो कहां से आया, मैक्रो कहां से आया, इकोनॉमिक्स कहां से, ये डिस्कशन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। यहां से जो हम लोगों ने कवर करें, ये मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा ये भी, ठीक है। यहां तक के सारे वर्ड्स क्लियर? हमारे को पता लग गया कि हमारे को अपनी 12th हमने स्टार्ट कर दी है, कि हमने माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस समझ लिया, माइक्रो मैक्रो एक दूसरे के अपोजिट है ये समझ लिया। अब हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ना जो कोर्स कंटेंट है उसको शुरू करते हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं बच्चों, नेशनल इनकम बहुत लेंथी चैप्टर है। अभी मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह क्या होती है। हम लोग जो चैप्टर शुरू करते हैं वो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। मैं बाहर की ज्यादा यार, इसने मेरा एक भी रजिस्टर नहीं बनाया, ये पूरी नहीं हुई, दिमाग ही खराब कर दिया इसने। ये तो कुछ ज्यादा पतले कर दिए विकास ने। हाँ, कुछ तो मोटे हैं, कुछ बहुत ही पतले हैं। ये तो दिक्कत है, ये तो बहुत पतला कर दिया।
हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। बिजली का बिल भर रहे हैं यार हम लोग। कौन से वाला कर रहे हैं बता दो मेरे भाई। ओके हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग यूनिट कौन सी शुरू करेंगे। भाई मैंने अपनी तरफ से दोनों घुमा दिए, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब जो हो गए। सुनो देखो, हम लोग यूनिट कौन से शुरू करेंगे, मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम वाली यूनिट है बहुत लेंदी है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है सभी बच्चों के रिजल्ट नहीं आए, तो उस चक्कर में काफी बच्चे अभी तक आज एब्सेंट है। तो 1 अप्रैल के आसपास तब तक हम लोग अपने 6 मार्क्स की यूनिट कवर कर लेंगे। ये 6 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है जी। 2 सेकंड रुक जा। चलिए ये आपके सामने हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है बोलो, मनी एंड बैंकिंग। सब जने डिटेल में, क्योंकि चैप्टर शुरू हो चुका है, उस दिन हमने ओरिएंटेशन में बड़ा फटाफट से पूछा था, आज सब जने एक एक करके डिटेल में अपने हिसाब से मनी की डेफिनेशन बोलेंगे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मनी की डेफिनेशन क्या है, और फिर हम लोग पहले वर्ड आप लोगों से पूछेंगे बैंकिंग, देन मैं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। डन, शुरुआत करते हैं शौर्य आपसे। मनी वर्ड जो है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि मनी क्या है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। शौर्य ने एक वर्ड यूज करा, मनी इज अ मीडियम। क्या वर्ड यूज करा, मीडियम। सूरज आपके अकॉर्डिंग मनी क्या आप डेफिनेशन दोगे, मनी क्या है सर। जो भी दिमाग में बोल दो, गलत सलत कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बोलो ना, कुछ पैसा यूज करते हो ना, हाथ में नोट लेके घूमता है ना, तो क्या करता है उस नोटों का, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए छुपा देता है। कभी बार छुपाता है कहीं पर पैसे, नहीं छुपाया आज तक। घर में सेविंग करके कभी नहीं रखी कि 1000 रुपए रख दिए बाद में काम करूंगा, बोल। तो पैसा स्टोर करने में भी हेल्प करता है तुझे, क्या करने में भी हेल्प करता है, स्टोर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है जी। डन। तर में आपके अकॉर्डिंग मनी का मतलब क्या होगा, एक तरीके का मीडियम है। पीयूष मोड ऑफ एक्सचेंज है। आदित्य मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज होगा। उज्जवल कोई और वर्ड, ठीक है। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए एक सोर्स, ठीक है। सॉरी, परचेज वगैरह में हेल्प, ठीक है। निखिल मनी से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। विधि आपके अकॉर्डिंग मनी, हाँ। विधि ने वर्ड यूज करे कि जो मनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू किया गया एक तरीके से कंटेंट है जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। भाविका आपके अकॉर्डिंग परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर पता लगती है इससे। आपके अकॉर्डिंग बचे, मनी एक ऐसा मीडियम है जो बाय एंड सेल करने में हेल्प करता है, और एक ऐसा मीडियम है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। आकांक्षा आपके अकॉर्डिंग बोलो, कुछ तो बोलो। आप बताओ ना, जब आप मेरे को फीस देने आते हो तो उसका मतलब क्या है, आप पैसे लेके आते हो तो क्या कर रहे हो कि गौरव सर आपने मुझे पढ़ाया, बदले में क्या पकड़ो, बोलो आकांक्षा। जब तक फीस, तो अल्टीमेटली मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने मुझे पैसा दिया। तो अगेन मनी किस में काम आता है, एक्सचेंज में। किस में काम आता है आकांक्षा, एक्सचेंज में। डन। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, मनी अगर बहुत सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो हर वो मीडियम है जो कहीं ना कहीं क्या हेल्प करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने में, एक्सचेंज करने में। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है कि नहीं।
8 नवंबर 2016 की वो काली रात, याद है? 8 नवंबर 2016 की वो काली रात मित्रों, आज रात मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं माने जाएंगे। क्या याद है? एक बार याद करें, उस बाबूजी को जरा देख लेते हैं, है ना? बाबूजी की आजकल एडवर्टीजमेंट कम हो रही है, आजकल बाबूजी दिख नहीं रहे। कौन? जरा देखते एक बार। बाबूजी की वीडियो दिख रही है कहीं? ये रही बाबूजी की वीडियो, है ना? 8 साल पहले। आप लोग आई थिंक सो 4th क्लास में थे यार, 4th 5th में ना? बताओ, 3rd में थे। मैं और विकास सर ना पैसे गिन रहे थे, हमारा उसका भाई 8 तारीख होती है ना, 8 तारीख थी, 10 तारीख को हमारे को टीचर्स को पेमेंट करनी होती है, तो मैं विकास सर ना पैसे काउंट कर रहे थे, और 8 बजे की बात है। तो क्या कहते हैं भैया, वो अचानक से ना फोन आया किसी का, भाई तेरे को पता है नोट बंद हो गए। मैं नोट बंद हो गए? We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. मिडनाइट टू नाइट। पहला वर्ड यहाँ पे कॉपी कर लेना, लीगल टेंडर। क्या बोला? 12th क्लास में मीनिंग है लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं, इसी चैप्टर में है, ठीक है जी। तो बाबूजी ने holding old notes of 500 or 1000 rupees can deposit these notes in their bank or post office account from 10th November till close of banking hour on 30th December 2016 without any limit. There may be some who for some reason. बस इतनी ही समझना था हमारे को, इससे ज्यादा समझेंगे तो वापस से अटैक लगेगा। मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का था, मेरा मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं उसी चीज पे लेकर आ रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बाबूजी ने बोला 500 और 1000 के नोट बंद। अब अगर आप में से कोई आज मुझे वो पुराना 500 का नोट लाके देगा, लोग बोलो सर फीस, क्या मैं ले लूंगा? क्यों नहीं लूंगा सर? क्योंकि सर अब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो क्या नहीं है? एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन आप नया वाला 500 का नोट लाके दोगे? सर मैं हंस के लूंगा। अरे बेटे एक नहीं दो, दो नहीं तीन दो। पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना, ध्यान रखना बच्चों कि जो मैंने यहाँ पे बोला ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो मीडियम क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कल को अगर मोदी जी बोल देते हैं कि ये मोबाइल फोन मित्रों पैसा माना जाएगा, मुद्रा माना जाएगा, इसको लीगल टेंडर मनी का नाम दे रहे हम, तो लोग इसको यूज करना शुरू कर देंगे। आज गूगल पे पेमेंट करते हो, गूगल पे से, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हो? हाँ सर। तो क्या वो भी मनी है? आंसर इज यस। वो डिजिटल मनी है। कैसी मनी है? जो आपकी पॉकेटों में रखा हुआ है कागज के रूप में, वो पेपर मनी है। वो कौन सी मनी है? तो ध्यान रखिएगा, जिसको लोग क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, वही क्या है? मनी है। पहले किसको एक्सेप्ट करते थे? गोल्ड को। किसको एक्सेप्ट करते थे? गोल्ड, सिल्वर। हिंदी में ना हम सब ने ना अपने अपने टाइम पे ना, मैंने तो देखो हिंदी में सोशल साइंस पढ़ी है पूरी की पूरी, तो अशरफिया बोलते थे। क्या बोलते थे? अशरफिया। मुगलों के जमानों में आप लोगों ने ये वर्ड भी सुना है, सोने के सिक्के। क्या मेरी बात कनेक्ट हो रही है? तो पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा, आज की डेफिनेशन हो चाहे आज से 500 साल या 1000 साल पहले की डेफिनेशन हो, डेफिनेशन एक ही है सर। मनी वो चीज है सर जो क्या है? पब्लिक उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। 8 नवंबर से पहले पहले ही, 8 नवंबर 2016 से पहले वो 500 का नोट कितना प्यारा था, बंदे मारने काटने के लिए तैयार थे एक दूसरे को। आज वही लेके जाओ, जीरो। 1000 का नोट भी था सर, कितनी वैल्यू थी। आज सर वो कागज का टुकड़ा है। क्या है पीयूष? क्यों है कागज का टुकड़ा? क्योंकि वो अब क्या नहीं है? एक्सेप्टेबल नहीं है।
बिल्कुल जीरो है सर, वो एक कागज का टुकड़ा है जो जलाने के काम में आएगा। जरा हाथ तापो उससे, अब कुछ नहीं सर। अभी रिसेंटली किसी के घर में ना 2-2 हजार के ना 6 नोट निकले रिसेंटली, मेरे नोन में 12 हजार पे निकले। मेरे को बोल रहे चेंज करा देना, कहां से चेंज करा दूं, 2 हजार के नोट कब के बंद हो गए। अब इससे एक काम हो सकता है, मैंने उनको ना ऐसे बोला, मैंने कहा एक काम हो सकता है इससे, तो उनको लगा कि ना कुछ बेहतरीन बताएगा। मैंने कहा इससे हाथ तापे जा सकते, सर्दियां आ चुकी हैं, हाथ तापो इससे। 12 हजार की ना वो फील होगी कि आग लगाई आपने, बॉन फायर कर रखा है आपने, ठीक है कि नहीं, डन। लेकिन मनी के आने से पहले क्या था सर, बोलो, मनी के आने से पहले क्या था। अरे बहुत, हर बंदा परेशान हुआ था सर। मनी के आने से पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। सबको पता है बार्टर सिस्टम का मतलब, गुड्स के बदले गुड्स। अब अगर किसी सिस्टम को हटाकर मनी को लाया गया है, किसको लाया गया है, तो ऑफकोर्स सी बात है इसमें कुछ क्या रही होंगी, प्रॉब्लम्स। क्या रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स। ये हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी, कि बार्टर सिस्टम की क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशन थी, क्या ड्रॉबैक थे, ठीक है जी। दूसरा वर्ड मेरे पास है इस चैप्टर की हेडिंग में, बैंकिंग। क्या हेडिंग है, बोलो भाई। कौन बताएगा बैंकिंग का मतलब क्या होता है, आदित्य, बैंकिंग का मतलब, मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट, वो बैंकिंग है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। एनीबडी एल्स जो बताना चाहता हो, सॉरी दोबारा बोलो। बैंक से फंड रेज भी कर सकते हैं, मैं फंड तो मैं मुथूट फाइनेंस से भी कर सकता हूं, होम क्रेडिट से भी कर सकता हूं, है ना। तो क्या वो बैंक है या नहीं है, आपने बोला फंड रेज, तो मुथूट फाइनेंस भी तो लोन ही दे रहा है, वो मेरे को कौन सा, हम लोन दे रहे तो वो बैंक है, तो यानी कि जो इंटरेस्ट कम ले रहा है वो बैंक है। और डिटेल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में जाओ, बोलो और, ठीक है। चलो ठीक है, आपकी बात अभी यहाँ पे रोकते हैं। शौर्य कुछ कहना चाह रहे हो आप, डेटर एज वेल एज क्रेडिटर ऑफ मनी, आपने ना बहुत डीप इंग्लिश बोल दी, एग्री करते इसकी बात से, डीप इंग्लिश बोल दी। अब इसको जरा कन्वर्ट कर भैया नॉर्मल भाषा में, डेटर एज वेल एज क्रेडिटर ऑफ मनी, क्या मतलब हुआ इसका। बैंक मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करेगा। आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो ना, तो सर आप कहते हो मुझे 50,000 जमा कराने हो, कहते लाओ जी लाओ, और पब्लिक को लोन भी प्रोवाइड कराएगा जरूरत पड़ने पर। आप कहते हो मुझे ना कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वगैरह पूरा है तो आपको लोन भी देगा। तो बैंक मतलब होता है ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करे और पब्लिक को जरूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड कराए। अब नोटिस करो, जैसे मैंने बोला था मुथूट फाइनेंस, क्या बोला था, मनापुरम गोल्ड लोन सुना होगा, होम क्रेडिट सुना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं सर। ये पब्लिक के डिपॉजिट को अपने पास जमा करके नहीं रखते। इसी के अपोजिट में एक नाम सुना होगा आपने, LIC, क्या सुना होगा, LIC क्या करता है, पैसा डिपॉजिट करके अपने पास रखता है लेकिन लोन नहीं देता। क्या नहीं देता, लोन नहीं देता सर, क्या नहीं देता, लोन नहीं देता। तो LIC और मुथूट फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, बट क्या नहीं है, बैंक नहीं। ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अभी तो हम लोग सिर्फ ड्राफ्ट समझ रहे हैं पेपर उसका, चैप्टर का। अब सर आपकी हेडिंग तो क्या है, बैंकिंग, हेडिंग क्या है, बैंकिंग है सर। तो बैंकिंग की डेफिनेशन क्या होगी सर, कोई बता सकते हैं। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अभी, और किसी के दिमाग में बैंकिंग, नो आइडिया, विधि, वो तो कौन सी बात है, नाम में ही है। जैसे आम, रसोई में कुक खाना बना रहे हैं ना, तो रसोई में वो जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहा है उसको क्या बोलते हो,
क्या बोलते हो? टीचर जो भी एक्टिविटी कर रहा है, बैंक जो भी एक्टिविटी कर रहा है। सर बैंक क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है? बैंक एक तो लोन दे रहा है, बैंक एक तो डिपॉजिट ले रहा है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी दे रहा है, बैंक आपका पैसा ट्रांसफर कर रहा है, बैंक आपके लिए आपको एजेंट एडवाइस भी दे रहा है, बहुत सारे काम करता है। तो बैंकिंग का मतलब हो गया ऑल सच एक्टिविटीज which are performed by a bank। एग्जाम्पल, डिपॉजिट करना पैसे को, लोन, क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, बहुत बढ़िया, लॉकर फैसिलिटी आजकल बहुत देता है भैया, और यहां पे कुछ कॉमर्स वाले बैठे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग? आजकल आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है सर। तो ये सारे काम क्या है? बैंक कर रहा है, तो इसलिए इनका नाम क्या है? बैंकिंग। तो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है, जिसको मैं अपनी अगली क्लास में डिटेल में लिखवाऊंगा। ठीक है जी, हम लोगों ने आज जो सीखा वो आपके सामने है। ठीक है, अभी जिसको हमने बुक नोटबुक का ऑर्डर दे रखा है वो नोटबुक आई नहीं है, तो इसलिए अलॉट नहीं कर पाया हूँ, बट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर नोटबुक मिल जाएगी। आपको अपनी सेपरेट नोटबुक नहीं लेनी है, मैंने आपको दिखा दिया। बाहर से भी लोगे बच्चों, देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, आगे कहते हैं हमें भी इसमें फायदा है, आपको भी फायदा है। इतनी नोटबुक, मोटी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 80 रुपये है, ठीक है कि नहीं? बाहर से आप लेने जाओगे नो डाउट आपको 100, 125, 150 कुछ भी मिलेगी, मुझे पता नहीं। ठीक है, ये है आज की क्लास, डन, थैंक यू सो मच। ये जो है मैं आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे पास सबके नंबर हैं। हाँ, आपने उस दिन फॉर्म भरा था ना? हाँ, वो मेरे पास नंबर है, मैं अभी ग्रुप में आपको भी ऐड कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, आप दोनों के। भाभी का आपका नंबर नहीं है, आप मैं उसमें ग्रुप में से ले लूंगा, ठीक है कि नहीं? डन, क्या कहते हैं? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, डन। आप लोग जा सकते हैं।